चलो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में एक नया टॉपिक जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्ट बी पे हम लोग पहुंच चुके हैं। पार्ट बी पे, और पार्ट बी में हम लोग कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, अच्छे से करना। एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको पार्ट बी से, 100% मिलेगा। तैयारी अच्छे से करके जाना, ठीक है ना यार। होप सो कि 7 to 8 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है ना। चलो तो हम बात करते हैं डिमांड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जैसे ही कोई पर्सन किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। यहाँ पे देखते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक्स ने वाई को ऑफर किया कि विल यू परचेज माई कार, क्या आप मेरी कार परचेज करोगे फॉर ₹2 लाख। वाई सेड यस, मैं आपकी कार परचेज करूंगा 2 लाख में, ठीक है। तो एक ऑफर, एक एक्सेप्टेंस, और जैसे ही ये ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलते हैं ये बनता है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन किया गया है एग्रीमेंट को, और कहा गया एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रॉमिस है एक्स के साइड से, एक प्रॉमिस है वाई के साइड से, है ना। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, तो प्रॉमिस, अब देखो ना, सेट ऑफ प्रॉमिस यहाँ पे क्या नहीं है, एक प्रॉमिस एक्स के साइड से कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचूंगा, एक प्रॉमिस वाई के साइड से कि मैं आपकी कार परचेज करूंगा, है ना। तो आई प्रॉमिस कि मैं आपको कार, तो एक प्रॉमिस है एक्स के साइड से कि मैं अपनी कार सेल करूंगा, और एक प्रॉमिस है वाई के साइड से कि मैं तुम्हारी कार परचेज करूंगा। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, अच्छा, फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो एक एक्स का कंसीडरेशन है वाई के लिए, क्या, कार। एक्स वाई को क्या देगा, कार, और वाई कंसीडरेशन के फॉर्म में क्या देने वाला है, 2 लाख रुपीज, है ना बेटा। तो वाई के साइड से कंसीडरेशन क्या है, ये है ना। तो यहाँ पे हुआ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, और यहाँ पे हुए कंसीडरेशन, और ये बना हमारे पास फाइनली एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट मीन प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट, ठीक है। अब जैसे ही प्रॉमिस बन गया तो उसमें एक पर्सन जिसको परफॉर्मेंस देनी है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, वो बन जाएगा क्या, प्रॉमिसर, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की डिमांड करनी है वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिसी। अब कार कौन डिलीवर करेगा, एक्स करेगा, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे प्रॉमिसर, और वाई हो जाएगी यहाँ पे प्रॉमिसी। क्लियर आप लोगों को। तो स्टार्टिंग में एग्रीमेंट के पहले दो पार्टीज, उनके नाम क्या होते हैं, उनके नाम होते हैं, एक होता है ऑफरर और दूसरा होता है ऑफरी, ठीक है। और बाद में ये क्या बन जाते हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। ये कहीं समझ में आ गई। अच्छा, तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जल्दी से बताओ कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की डिमांड कौन करेगा, कौन डिमांड के लिए सामने वाली पार्टी को फोर्स कर सकता है, तो प्रॉमिसी, जिसको डिमांड परफॉर्मेंस चाहिए। जैसे मेरे और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में आप हो प्रॉमिसी और मैं हूँ प्रॉमिसर, मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रही हूँ और आपको मेरी परफॉर्मेंस चाहिए। आई बात समझ में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की डिमांड कौन करेगा, तो आप क्या बताओगे, कौन करेगा, प्रॉमिसी, है ना। या यहाँ पे वर्ड यूज करोगे ओनली प्रॉमिसी, ओनली प्रॉमिसी। मैम ये ओनली, देखो लॉ में किसी भी शब्द को बिना वजह नहीं लिखा गया है, हर एक चीज को लिखने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मैम अगर हमने यहाँ प्रॉमिस ना लिख के ओनली, अगर हमने यहाँ पे ओनली प्रॉमिस ना लिख के प्रॉमिस लिखा होता तो शायद मीनिंग में हम कुछ और चीजों को ऐड ऑन कर लेते, बट ओनली प्रॉमिस का मतलब है, देखो मैंने आप लोगों को एक डॉक्ट्रीन पढ़ाई थी, आप लोगों को अगर याद हो तो डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था। क्या है इसका मतलब, जल्दी से बताओ। ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर कांट सू द कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को ये बात। यानी अगर मैं और तुम
में कॉन्ट्रैक्ट, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप मुझे सू कर सकते हो, मैं आपको सू कर सकती हूँ। आई कहानी समझ में? तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट को कौन सू करेगा? ओनली प्रोमिसी। ओनली प्रोमिसी इसलिए लिखा क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है स्ट्रेंजर कांट सू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ओनली प्रोमिसी कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो आप लोगों के अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग को ये लिख के आओगे ओनली प्रोमिसी कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अच्छा, तो देखो ओनली द प्रोमिसी कैन डिमांड परफॉर्मेंस, ओनली द प्रोमिसी कैन डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी ऑल्सो, ओनली द प्रोमिसी कैन डिमांड फॉर द परफॉर्मेंस। क्लियर आप लोगों को ये बात? पक्का पक्का। तो अगर मैं और तुम कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और अगर मान लो आपको मेरी परफॉर्मेंस की डिमांड करनी है कि मैम हमें ये लेक्चर पढ़ा दो, हमें ये चैप्टर पढ़ा दो, मैम हमारे ये डाउट्स क्लियर कर दो, तो आप किससे कहोगे यार? मुझसे कहोगे? मुझसे ही तो कहोगे। अच्छा, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई और पर्सन है, आपका दोस्त कह रहा है कि यार तुम्हारा क्या नाम बेटा? 94। हाँ, वैभव। तो वैभव की बात करें हम, तो वैभव ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, वैभव को लॉ पढ़ना है, ठीक है। अब इसका एक दोस्त आया और इसने वैभव से कहा यार वैभव आज की क्लास प्लीज तुम मत पढ़ो, आज की क्लास में मैम जो टॉपिक पढ़ा रही है वो टॉपिक मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। तो मैं क्लास में आई और वो बच्चा बैठा हुआ था, इसका दोस्त बैठा हुआ था, उसने कहा कि मैम आप मुझे पढ़ा दो। मैंने कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं वैभव का दोस्त हूँ, लेकिन आप मुझे पढ़ाओ, मुझे जानना है ये टॉपिक क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये मुझे पढ़ाओ। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगी तुम्हें। तो क्या? अरे नहीं मैम, मेरे दोस्त ने पैसा दे रखा है, मेरे दोस्त ने फीस दे रखी है, वो प्रॉमिस ही और मैं उसका दोस्त हूँ और मुझे पढ़ाओ, मुझे जानना है, मुझे ये कॉन्सेप्ट सीखना है आपसे। क्या वो मुझे ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता है। तो ये वर्ड समझ में है, ओनली प्रॉमिसी कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी कैन नॉट सू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर आप लोगों को ये बात? अच्छा, बट आपको याद आ रहा है मैंने आप लोगों को बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस के बारे में, याद आ रहा है? 5 एक्सेप्शंस पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को। कौन कौन से 5 एक्सेप्शन? जल्दी से बता दो, आंखें बंद कर रही हूँ मैं, जल्दी से बताओ। पहला क्या था? ट्रस्ट। मैं क्यों बता रही हूँ, तुम लोग बताओगे। पहला क्या था? ट्रस्ट। दूसरा क्या था? मैरिज सेटलमेंट। तीसरा क्या था? है बताओ। ट्रस्ट, मैरिज सेटलमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट, एजेंसी, कॉन्वेंस रनिंग विद द लैंड। क्लियर आप लोगों को? ये 5 बातें बताई थी मैंने आप लोगों को। तो ये 5 बातों में थर्ड पार्टी कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट ना, इन 5 केसेस में थर्ड पार्टी कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी यहाँ पे सुनो ध्यान से, अगर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन बनेगा तो थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो सू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर आप लोगों को ये बात? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछता है हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस, तो ओनली promisee कैन डिमांड द परफॉर्मेंस, बट इन केस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शंस थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो सू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर आप लोगों को ये बात? अच्छा, आगे क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो अगर पर्सनल स्किल और टैलेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिमांड कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे देखो यार, एक्स ने वाई को कहा था मैं तुम्हें 100 kg राइस सप्लाई करूंगा एट द रेट ऑफ 20। किसको कहा था? वाई को कहा था। तो एक्स यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉमिसर, क्योंकि परफॉर्म किसको करना है? एक्स को। एंड वाई कौन हो गई? प्रॉमिसी। क्लियर आप लोगों को ये बात? तो अभी यहाँ पे देखो, ठंडा पानी है, ये भैया जाके अभी 1 गिलास का पानी फेंक देते, और जल ही जीवन है, तो मैंने कहा मैं यूज ही कर लेती हूँ। तो एक्स ने वाई को कहा था मैं आपको 100 kg राइस सप्लाई करूंगा एट द रेट ऑफ 20 ना। बोलो ना यार। हाँ। अच्छा, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल वाई को कहा था, तो वाई कौन है? प्रॉमिसी है। समझता ध्यान से। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल वाई की डेथ हो गई, बट वाई ने पेमेंट कर रखी थी, तो क्या वाई का बेटा छोटा वाई क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को डिमांड कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है भाई, राइस ही तो सप्लाई करना है। अब राइस वाई ले ले या वाई का बेटा ले ले, कब क्या फर्क पड़ता है? समझता ध्यान से। तो हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस? जल्दी से बताओ, हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस? ओनली प्रॉमिसी, है ना। फिर थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड तीसरा क्या?
रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोमिसी। क्लियर आप लोगों को ये बात? कोई बताएगा तो कर लोगे यार तुम लोग। अब पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन तो पक्का पक्का। चलो एंड यहाँ पे बात करते कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा। यहाँ पे वर्ड देखो क्या लिखा है, ओनली बाय द प्रोमिसर, ओनली बाय द प्रोमिसर। अब सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से। देखो मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल और टैलेंट इन्वॉल्व होता है या पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल और टैलेंट पे बेस्ड है या कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो कौन करेगा, प्रोमिसर ही करेगा। आई बात समझ में? तो ओनली बाय द प्रोमिसर, कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस कौन देगा, प्रोमिसर देगा, ओनली प्रोमिसर। अच्छा ओनली प्रोमिसर कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल और टैलेंट इन्वॉल्व हो। अच्छा चलो मैं तुम्हें लॉ पढ़ाती हूँ यार, चलो मैं कह रही हूँ आज से यार बेटा मैं जा रही हूँ छुट्टी पे और तुम्हारी लॉ की फैकल्टी चेंज कर देती हूँ, क्या तुम किसी से भी लॉ पढ़ लोगे यार? तुम्हें मेरी आदत, तुम्हें मेरी आदत लग गई है ना, तुम्हें मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग गया है, तो तुम किससे पढ़ोगे, ऑफ कोर्स मुझसे पढ़ोगे। और मैं किसी को बुला लूँ और मैं उसको बोलूँ कि तुम इनसे पढ़ लो, तो हो सकता है शायद आप उसके टीचिंग स्टाइल के साथ कंफर्टेबल ना हो। या मैं कह दूँ मान लो प्रभात सर को, ठीक है तुम लोग माइनस माइनस प्लस नहीं समझते हो यार, प्रभात सर को हटा के किसी दूसरे फैकल्टी को ले आओ क्या मैं? तो अब तुम्हें आदत लग चुकी है प्रभात सर की, आई बात समझ में? उनका स्किल, उनके टैलेंट, उनके एक्सपर्टाइज के बेसिस पे तो आप यहाँ आए हो। हाँ आप सब बोलोगे हाँ प्रभात सर को चेंज ना करो, है ना? राखी मैम को चेंज कर दो, कह रही पीछे, कह रही हाँ, जरीन कह रही हाँ। पाप लग जाएगा तुझे, पाप लग जाएगा बेटा। दिव्यांजलि चेंज कर दो बेटा, पाप लगेगा तेरे को बेटा। चला गया यार कॉन्सेप्ट यार। मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों से पूछना ही नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों से पूछने ही नहीं है, हम खुद बताएंगे यार। कहाँ गया यार? यहाँ है। क्या तुम सेक रहे हो यार? एसी को सेक क्यों रहे हो यार तुम? जैसे जाड़े में हम लोग नहीं है ना, आग नहीं सेकते यार, वैसे एसी के सामने रख के हाथ सेक रहा है, ये क्या है? आ जाओ। तो देखो ओनली बाय द प्रोमिसर, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल और टैलेंट इन्वॉल्व है या कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। ठीक है ना यार? देखो अब ए मेरे लाल विश्वजीत आओ यार, विश्व जीतते हैं, ठीक है? मैं फोकस यही करेंगे मेरे ऊपर, ठीक है? ओनली बाय द प्रोमिसर वेयर इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, that the parties intended performance of the promise by the promiser himself, then only the promiser should perform the such promise। आई बात समझ में? तो यहाँ पे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के नेचर पे, और अगर पार्टीज चाहती है कि प्रोमिसर ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे तो ओनली बाय द प्रोमिसर। एंड यहाँ पे देखो इन मोस्ट केसेस, आपको ऐसे लिखना जैसे मैं बोल रही हूँ बस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट में इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल्स, एक्सपर्टाइज, टैलेंट, नॉलेज, है ना, बाय द प्रोमिसर। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग ऑफ पिक्चर्स, परफॉर्मेंस ऑफ डांस, है ना, टीचिंग। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल स्किल और टैलेंट पे बेस्ड होती है। एंड ये में आप किसी से भी नहीं सर्विस लेना चाहोगे, आप किसी एक्सपर्ट से ही सर्विसेज लेना चाहोगे, समझता है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। क्लियर आप लोगों को ये बात? एंड वेयर द प्रॉमिस इज फाउंडेड ऑन द पर्सनल कॉन्फिडेंस, यानी कि पर्सनल नेचर का हो। अब पर्सनल नेचर का होएगा तो वही पर्सन परफॉर्म करेगा जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और बाद में वाई कह रही है लास्ट मोमेंट पे मंडप में ना जब एक्स बैठ गया तो वाई कह रही है ओ मैं तो भूल गई, मेरे को तुम्हारी शादी नहीं करनी थी यार, मेरे को किसी और शादी करनी है, एक काम करो तुम मेरी इस दोस्त से शादी कर लो। यार लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता ना यार। एक्स ने वाई से शादी करने की बात कही थी, तो ये सिचुएशन में अभी वाई ही तो मंडप में बैठेगी ना, किसी और को बिठा दूं? नहीं कहो तो किसी और को बिठा दूं?
ये नहीं हो सकता, समझते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पर्सनल नेचर का होता है ना, और अगर कोई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे तो आप उसी पर्सन को एक्सेप्ट करोगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी मदर की जगह अपनी मदर को एक्सेप्ट करोगे या किसी भी औरत को एक्सेप्ट कर लोगे? सिर्फ अपनी मदर को ही तो एक्सेप्ट करोगे यार। अपने फादर की जगह अपने फादर को एक्सेप्ट करोगे ना, या किसी को भी एक्सेप्ट कर लोगे भी का फादर? नहीं करोगे ना यार। तो ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, समझता ध्यान से। और यहाँ पे एक पर्सनल रिलेशनशिप है और वहाँ पे आपको वही पर्सन चाहिए जिनके साथ आपकी ये रिलेशन स्टैब्लिश हुई है। क्लियर आप लोगों को ये बात? पक्का? चलो आगे बात करते हैं। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस कौन देगा? प्रॉमिसर हिमसेल्फ, प्रॉमिसर हिमसेल्फ। बट यहाँ पे दो बेस केसेस हो जाएंगे, है ना। कौन से दो केसेस हो जाएंगे? अगर पर्सनल स्किल्स और टैलेंट इन्वॉल्व हो या कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। अदरवाइज प्रॉमिसर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक्स ने वाई को कहा कि मैं तुम्हें 100 kg ऑफ राइस सप्लाई करूंगा एट द रेट ऑफ 20, और मैं तुम्हें ये जो राइस है ये सप्लाई कर दूंगा 1 जून 2024 को। तो अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कल को एक्स को किसी काम से लंदन जाना पड़ गया और एक्स इंडिया में नहीं है और वाई को ये राइस सप्लाई करना है, तो क्या एक्स का रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है सप्लाई? क्या कर सकता है? अच्छा, एक्स के रिप्रेजेंटेटिव के अलावा क्या एक्स का एजेंट भी कर सकता है बेटा? यस, वेरी सिंपल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इसमें तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, तो इसमें एजेंट भी कर सकता है और इसका रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। क्लियर आप लोगों को ये कहानी? पक्का? चलो देखो, तो यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे वीट का एग्जाम्पल, मैंने राइस का एग्जाम्पल लिया, क्या फर्क पड़ता है यार, है ना। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय, गुड आउट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय थर्ड पार्टी। तो ओनली द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव और हिज ड्यूली अथोराइज एजेंट कैन परफॉर्म द प्रॉमिस। देखो यही लाइन लिख के आना है अगर आपको कहते हैं कि कौन कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देगा। ओनली द प्रॉमिसर ब्रैकेट में लिख देना इन केस ऑफ पर्सनल स्किल और टैलेंट और पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा ब्रैकेट में लिख देना। तो ओनली द प्रॉमिसर, फिर और करके हिज रिप्रेजेंटेटिव्स और हिज ड्यूली अथोराइज्ड एजेंट। ड्यूली वर्ड इसलिए लगाना क्योंकि यहाँ पे इसको ना लीगली हम लोगों ने अथोराइज किया है ना। कैन परफॉर्म द प्रॉमिस, हाउएवर अ प्रॉमिस में एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन and where he accepts, so he cannot afterward enforce it against the promiser। और अगर आपने थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, जैसे रिप्रेजेंटेटिव ने परफॉर्म कर दिया और आपने उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, तो फर्दर आप फिर प्रॉमिसर को बाउंड नहीं कर सकते हो कि वो चीज़ फिर से परफॉर्म करो। क्लियर आप लोगों को ये बात? इतने में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई भी डाउट नहीं है? चलो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना। परफॉर्मेंस बाय जॉइंट प्रॉमिसर। अब यार देखेंगे ध्यान से ये जॉइंट प्रॉमिसर क्या होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे यार, है ना। देखो यहाँ पे ऐसे देखते हैं, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक्स, वाई और जेड, इन तीनों ने 90,000 रुपीज बोरो कर लिया है ए से, और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं मेंशन है कि पेमेंट कौन करेगा। देखो जॉइंटली एक्स, वाई और जेड इन तीनों ने जॉइंटली बोरो किया है 90,000 रुपीज ए से, और कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि एक्स कितना ले रहा है इसमें, वाई कितना ले रहा है, जेड कितना ले रहा है, या पेमेंट की बारी आएगी तो एक्स कितना पे करेगा, वाई कितना पे करेगा एंड जेड कितना पे करेगा, ये बात नहीं लिख रखी है। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करें? तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक लाइन मैं यहाँ पे यूज करूंगी, यहाँ पे क्या है, अनलेस द कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंटेंशन यानी कि कोई इच्छा बताई गई है कि यार इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्स इतना परफॉर्म करेगा, वाई इतना परफॉर्म करेगा और जेड इतना परफॉर्म करेगा, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी के बेसिस पे परफॉर्म करेंगे। बट कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो साइलेंट है, तो ये केस में क्या होएगा? तो ये सिचुएशन में इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा? देखो अगर कुछ नहीं मेंशन है, 90 के बोरो किया तो कॉन्ट्रैक्ट को इक्वली परफॉर्म करेगा, यानी कि 30 के पे करेगा एक्स, 30 के पे करेगा वाई
एंड 30K पे करेगा जेड। क्लियर आप लोगों को ये बात? इन केस अगर एक्स को कुछ हो जाता है, एक्स की डेथ हो गई, तो एक्स की डेथ हो गई तो ये सिचुएशन में इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे 30K एंड जेड वाई परफॉर्म करेगा एज इट इज जितना कर रहा था एंड जेड परफॉर्म करेगा एज इट इज जितना कर रहा था। इन केस अगर वाई की भी डेथ हो गई तो एक्स के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे 30K, वाई के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे 30K एंड जेड जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने वाला है, जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने वाला है, ये 30K परफॉर्म करेगा। बट अगर जेड की भी डेथ हो गई तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो जब तक तीनों पार्टनर है तो तीनों पार्टनर करेंगे, और अगर तीनों पार्टनर में से किसी की डेथ हो जाती है तो जिसकी डेथ हो गई उसके डेथ हो गई, इनकैपेसिटेड हो गए, जरूरी नहीं कि डेथ ही हो जाए, इनकैपेसिटेड भी हो गए है ना, या कोई और रीजन हो गए, तो रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे उसका हिस्सा एंड रिमेनिंग जो है जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो करने वाले। क्लियर आप लोगों को ये बात? पक्का पक्का, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से। मैम, हाँ बेटा, मैम मान लो अभी कुछ मत मानो, अभी ये देखो, मान लो अगर ए है और ए की चॉइस है, ए कह रहा है कि देखो मुझे पूरा पैसा ना जेड से चाहिए, पूरा 90K हम जेड से डिमांड कर लेंगे, तो क्या मैम ए के पास राइट है कि पूरा का पूरा पैसा ए जेड से डिमांड कर सकता है? द आंसर इज यस। मैम क्या ए के पास ये राइट है कि पूरा का पूरा पैसा वो वाई से रिकवर कर ले? द आंसर इज यस। क्या मैम ए के पास राइट है कि वो पूरा का पूरा पैसा एक्स से रिकवर कर ले? द आंसर इज यस। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा ये इसे रिकवर कर सकते हैं, यानी कि केस नंबर 1 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे तीनों, तो इसको बोलते हैं हम जॉइंटली परफॉर्म कर रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को ये जॉइंटली परफॉर्म कर ले या सेवरली। ए के पास राइट है कि वो पूरा पैसा जेड से अकेले मंगवा सकता है, वो पूरा पैसा वाई से अकेले मंगवा सकता है, वो पूरा पैसा एक्स से अकेले मंगवा सकता है। मैम अगर ए ने पूरा पैसा, यहाँ पे पूरा पैसा अगर मान लो ए ने जेड से मंगवा लिया, तब तो मैम जेड ने तो पूरा 90K पे कर दिया। हाँ बेटा, यहाँ पे जेड ने पूरा का पूरा 90K पे कर दिया मैम ए को, तो ये केस में ना, अभी वैसे आपने कहा था लाइबिलिटी जो होगी वो 30K जेड की होगी, 30K वाई की होगी और 30K एक्स की होगी, और अगर मैम इसने पूरा का पूरा 90K पे कर दिया है तो ये केस में मिस्टर जेड के पास राइट है, कि वो क्या करेंगे, मिस्टर जेड के पास राइट टू रिसीव 30K फ्रॉम किससे? एक्स से, एंड राइट टू रिसीव 30K फ्रॉम वाई। आई बात समझ में? तो कानून ना यहाँ पे देखो, कानून ए को राइट देता है कि ए कैन रिकवर द होल अमाउंट फ्रॉम द एक्स और द वाई और द जेड, वो किसी से भी कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये केस में यहाँ पे जब फॉर एग्जाम्पल ए ने पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर लिया जेड से, तो ये केस में जेड के पास राइट हो जाएगा, क्या राइट आ जाएगा कि वो 30K रिकवर कर ले एक्स से एंड 30K रिकवर कर ले वाई से। क्लियर आप लोगों को ये बात? पक्का पक्का? नहीं क्लियर? फैज क्या दिक्कत हुई बेटा बताओ? तुम कुछ सोच रहे थे, am I right or wrong? क्योंकि हम जब कॉन्सेप्ट बताते हैं ना बेटा, ऐसा हो नहीं सकता कि कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को आए ना, बट एक बार फिर से देखेंगे, मेरी बात सुनना। अगर x y और z, ठीक है, इन तीनों ने 90K बोरो कर लिए ए से, तो इनकी जॉइंटली लाइबिलिटी भी बनती है, यानी कि ये जॉइंटली भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंटली भी परफॉर्म कर सकते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट को सेवरली यानी कि अकेले भी परफॉर्म कर सकते हैं। आई बात समझ में? पहला केस मैंने जॉइंट का लिया था, मैंने पहले केस में बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो तीनों की लाइबिलिटी बराबर बनेगी, 30K एक्स पे करेगा, 30K वाई पे करेगा एंड 30K जेड पे करेगा। क्लियर आप लोगों को ये बात? अगर एक्स को कुछ हो गया तो एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ये पैसा लेके आएंगे, वाई लेके आएगा, जेड लेके आएगा।
ठीक है। अगर वाई को भी कुछ हो गया और वाई नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो एक्स के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, वाई के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और जेड सर्वाइविंग है तो वो लेके आएगा। इनकेस अगर जेड को भी कुछ हो गया तो फिर यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड ये तीनों परफॉर्म करेंगे 30-30 के। आई बात समझ में? तो आप देख रहे हो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉइंटली परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, फिर मैंने आपसे बस एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि क्या मिस्टर ए के पास राइट है कि वो पूरा का पूरा 90 के क्या वो जेड से रिकवर कर सकते हैं? तो मैंने कहा यस, मिस्टर ए के पास राइट है कि वो पूरा का पूरा पैसा जेड से भी रिकवर कर सकते हैं एंड जेड उनको पूरा 90 के पे करने के लिए लाइबल भी है। अच्छा मैम, मान लो जेड ने अगर पूरा का पूरा 90 के ए को पे कर दिया तब तो फिर मैम जेड का नुकसान हो जाएगा। लॉ किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहता है, तो लॉ कहता है ठीक है, अगर जेड ने पूरा का पूरा पैसा ए को पे कर दिया तो ये सिचुएशन में यहाँ पे जेड के पास राइट है, राइट टू रिसीव 30K फ्रॉम द एक्स एंड राइट टू रिसीव 30K फ्रॉम द वाई। तो अल्टीमेटली उसने अपना ही तो हिस्सा पे किया, रिमेनिंग तो उसको मिल गया। समझता है? क्लियर? आप देखो, तो ये तो था, मैंने दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, जॉइंट और सेवरल, तो मैंने ये बता दिए। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल में देखते हैं। तो केस 1, केस 2, केस 3। केस 3 में देखो, एक्स, वाई और जेड इन्होंने 90K बोरो कर लिया ए से, ठीक है। तो आप सबको पता है कि कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, 30K जेड एक्स की बन रही है, 30K वाई की बन रही है और 30K जेड की बन रही है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मान लो फॉर एग्जाम्पल से जेड इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे? अब अगर जेड इंसॉल्वेंट हो गया तो अब इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन जब जेड की एसेट को बेचा गया तो फिर यहाँ पे जेड के पास ना तो यहाँ पे जेड के पास जब जेड ये चीज़ को बेचा, जब ये चीज़ को जेड की एसेट को बेचा गया तो यहाँ पे ना 15K रिकवर हो गया। तो इसका मतलब है कि पे तो इनको लाना कितना था, 30K लाना था, लेकिन जेड कितना ला पाएगा, 15K। तो इसका मतलब ये है कि यार पहले तो अपने अपना पैसा लेके आओ। तो यहाँ पे एक्स लेके आएगा 30K, वाई लेके आएगा 30K और ये लेके आएंगे 15K, लेकिन फिर इसमें तो ए का नुकसान हो जाएगा नहीं, तो फिर ये डिफिशियंसी को पूरा कौन करेगा, एक्स और वाई का। अरे तुम लोग बहुत समझदार, क्या बात है यार, भाई रे भाई, भौकाल टाइट तुम लोगों का, एकदम गर्दा उड़ा डाला तुम लोगों ने यार, है ना। यस, तो कितना लेके आएंगे एक्स, 7.5K और यहाँ कितना लेके आएंगे 7.5K और यहाँ पे 0, तो यानी कि 37.5K लेके आएंगे ये, 37.5K लेके आएंगे ये, और ये कितना लेके आएंगे 15K। ये वाह, समझता है ध्यान से तुम लोग यार, क्लियर हुआ? वेरी वेरी बैड। चलो एक बार मैं फिर से पढ़ा दूं यार तुम लोगों को। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, तो मैंने यहाँ पे आपको अभी अभी केसेस समझाए कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर जॉइंट प्रॉमिसर का होता है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो केस बनते हैं, या तो हम कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंटली परफॉर्म करेंगे या तो हम कॉन्ट्रैक्ट को सेवरली परफॉर्म करेंगे। यही बात समझ में, यानी कि मोटा मोटी अगर हम समझे तो कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंटली और सेवरली परफॉर्म किया जा सकता है। क्लियर आप लोगों को ये बात? अभी यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है, देखो यहाँ पे अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे प्रॉमिसर हैं और कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट को ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ सभी लोग इस दुनिया में हैं, तो ऑल द जॉइंट प्रॉमिसर्स, क्लियर, एंड आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ देम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच दिस प्रॉमिसर टुगेदर विद द surviving promiser and after death of all last survivor the representatives of all the promiser jointly। देखो केस में सारी बातें फुलफिल हो रही है। अच्छा, डिमांडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर, क्या ऐसा हो सकता है? तो यस ऑफ कोर्स एज पर सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे देखो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, तो जितनी भी बातें यहाँ पे ना मैं आप लोगों को, मेरी बुक में रेड कलर से लिखी हुई है तो वो बातें मैं हमेशा आपको हाईलाइट करती हूँ। आप भी ना बोर्ड में देख के इसको हाईलाइट कर लो कि यार ये हमारे पास काम की चीज़ है।
ये कॉन्ट्रैक्ट में, ये उस लाइन में इसेंशियल है, इसेंस है, इसीलिए इसको कलर चेंज करके लिखा गया है, समझता है? तो यहाँ पे देखो, in case of joint promise, the promisee may, in the absence of an express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of the promise. ठीक है, तो जो यहाँ पे A है वो X को भी कंपेल कर सकती है, Y को भी कर सकती है, Z को भी कर सकती है, वो X Y को कर सकती है, वो Y Z को कर सकती है, बना लो तुम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाना है. एंड द लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर इज जॉइंट एंड सेवरल. देखो अब जैसे लोग कहते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा, मैं भी बोलती हूँ कि देखो जब भी आप लॉ लिखोगे तो लॉ के जो की पॉइंट्स हैं वो आपके आंसर में होने चाहिए, तभी तो आपको नंबर मिलेगा. तो की पॉइंट्स क्या है? अब बच्चे तुम लोग नन्हे हो तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो. तो यहाँ पे देखो, अगर आप यह आंसर लिखोगे तो यहाँ पे अगर ये बात नहीं लिखोगे और ये बात नहीं लिखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा. आई बात समझ में? यही यहाँ पे इसेंस है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंटली भी परफॉर्म कर सकते हैं, सेवरली भी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना. और इसी सोचो ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे तो बेस्ड है ना मेरे लाल. बोलो मेरा बच्चा. तो ये जॉइंट का हो गया, ये सेवरल का हो गया. क्लियर? अच्छा अब आगे. हाँ जेड से डिमांड किया और जेड लाइबल है, जेड लाइबल है, कानून में लिखा जेड लाइबल है. और अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि जेड पूरा नहीं देगा तो नहीं होएगा. तो मैं आपको पढ़ा के रही हूं कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म करेंगे, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो फिर कैसे होएगा? तो जॉइंटली भी हो सकता है, सेवरली भी हो सकता है, वही सिंपल है ना. या देखो, A, B and C jointly promise to pay D ₹30,000. D में कंपेल ईदर A और B और C, any of two, है ना, किसी को भी कर सकता है. बनाओ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कितने बना सकते हो? मैं बनाना नहीं आता मुझे, तो मैं बनाऊंगी नहीं. आ जाओ. राइट एंड ड्यूटीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स. अब जॉइंट प्रोमिसर के ड्यूटीज क्या होंगे जरा देख लो ध्यान से. अनलेस और कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स. अरे अभी बताया था ना, मान लो जेड ने पूरा का पूरा 90 के पे कर दिया ए को, तो ये सिचुएशन में अभी जेड के पास क्या हो जाएगा? जेड के पास भी तो राइट आएगा, राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम ए एक्स एंड वाई. पक्का पक्का. देखो क्या इस पैरा में यही लिखा, देखते हैं. अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ईच जॉइंट प्रोमिसर में कंपेल every other joint promiser to contribute equally with himself to the representatives of the I'm so sorry, every other joint promiser to contribute equally with himself. आई बात समझ में? And if any one of the joint promiser make default in such contribution, remaining joint promisers must equally share with the loss arising from such default. ये कौन सा केस था? थर्ड वाला था ना, याद आ रहा है? वहां पे जेड इंसॉल्वेंट हो गया था, तो ये वही वाला था. ये एग्जाम्पल किया मेरे प्यारे बच्चों? 94 किया तूने? फिर से बता देती मेरे लाल. ठीक है, आ जाओ. A, B and C are under a joint promise to pay D ₹30,000. है ना? A, B, C ने jointly promise किया कि D को मैं पे करूंगा 30,000. A pays the whole. Yes. And A can recover the 10,000 each from B and C. Very simple. If in this case C is insolvent, but his assets are sufficient to pay half of his debt. यानी कि यहाँ पे देखो, केस बना लो, जैसे ऐसा आए ऐसा केस बना लो. A, B, C किसको पे करेंगे? D को. कितना पे करेंगे? 10,000. लाइबिलिटी कितनी आई तीनों की? नहीं 30,000. आई एम सो सॉरी. 10K, 10K एंड 10K. ठीक है. अच्छा, अभी ये कह रहे हैं ये इंसॉल्वेंट हो गया तो इसकी एसेट से रिकवर हुआ 5,000. तो पहले तो ये तुम अपना लेके आओ. डिफिशिएंसी कितने की हुई? 5,000. तो 2.5 के कौन लाएगा? A एंड 2.5 के कौन लाएगा? B. और ये कितना लाएगा? 5,000. तो यानी कि 5K रिकवर किया C से, 12.5 के रिकवर किया B से एंड 12.5 के रिकवर किया A से. वेरी सिंपल. क्लियर? ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में तुम्हारे एग्जाम में पूछा, तुम हो के धज्जे उड़ाओगे यार, है ना बेटा? लास्ट बैच में करवाया था
एग्जाम का क्वेश्चन था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन ही हटा दिया यार वेबसाइट से, नहीं तो करवा देती बेटा। आई मजा, यही मजा है बेटा। लोग कहते हैं लॉ बोरिंग होता है, देखो कितना मजेदार है लॉ, इतना खूबसूरत है यार, इतना खूबसूरत है यार। हाँ, ओह थैंक यू थैंक यू। आगे बात करते हैं आप भैया, देखो अब जॉइंट प्रोमिसी की बात करते हैं, उल्टा कर दो। देखो ए ने एक्स वाई और जेड, ए ने एक्स वाई जेड से लिया 90 के। अब तो ए पे करेगा, ए के पास अब ए कितना पे करेगा, अनलेस द कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज कैसे करेंगे, 30 के एक्स, 30 के वाई, 30 के जेड। क्या ए पूरा का पूरा 90 के एक्स को पे कर सकता है, क्या पूरा का पूरा 90 के बी को वाई को कर सकता है, क्या पूरा का पूरा 90 के जेड को कर सकता है? द आंसर इज नो। हे भगवान, जज्बात से खेल गए। देखो इतना आसान होता तो मेरे पास थोड़ा ना आते लोग पढ़ने के लिए, यहां गेम हो गया, यही तो गेम है, और यही गेम तुम्हें एग्जाम में यही परफॉर्म। देखो बच्चे ना नॉर्मल क्वेश्चन सब कर ले जाते हैं, ये क्वेश्चन में इतना जो अंदर का पॉइंट होता ना बहुत कम बच्चों को पता होता है, और जो यहाँ परफॉर्म करते आता है वही 90 पार जाता है, समझते हैं। देखो यहाँ पे ये करेंगे खाली बस, जॉइंट प्रोमिसी का जो केस होता है हम उसको परफॉर्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ जॉइंटली, नॉट सेवरली। आई बात समझ में? यहाँ देखो, ओ ये देखो पूरे पैरा में सिर्फ एक ही बात रेड कलर से लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है, ओनली जॉइंट एंड नॉट सेवरल। आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट हम इसको परफॉर्म करेंगे ओनली जॉइंटली, नॉट सेवरली। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना भाई, आप खुद सोचो यार, यहाँ पे ना यार, वहाँ पे तो पूरा पैसा देना था तो दोनों लोग तीनों लोग देंगे, लेकिन यहाँ पे यार राइट टू रिसीव एक्स के पास 30 है, ये देखो भैया सिंपल सी बात है, ये बात हम भी जानते हैं और ये बात कानून भी जानता है भैया, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, कहावतें हैं ना। तो इन कहावतों में यही है कि यार अगर एक्स के पास 30 के पे करना है, अगर सारा का सारा 90 के एक्स को पे कर दिया और कल को अगर वाई को और जेड को एक्स नहीं पे किया तो चले मुकदमा लड़े, कोर्ट ओवर बर्डन है और बर्डन डाले कोर्ट के ऊपर। इससे अच्छा लफड़े ही मत करो यार, पहले ही मामला क्लियर कर दो, ठीक है ना यार। तो इसीलिए यहाँ पे जॉइंटली परफॉर्म करेंगे। आई बात समझ में? किसी का पैसा किसी को नहीं, सरकार, कानून, बैंक किसी और का पैसा तुम्हें दे सकती है? कभी नहीं देगी। आई बात समझ में? अगर आपके नाम का चेक है तो वो आपके खाते में क्लियर होगा, समझता है? वो आपके पेरेंट्स के खातों में भी क्लियर नहीं करवाएगी, वो आपके मित्र के, आपकी वाइफ के खाते में भी क्लियर नहीं करवाएगी। क्या लगता है सर के नाम का चेक है मैं अपने अकाउंट में लगा दूं, क्लियर कर देगी बैंक? नहीं क्लियर करेगी। क्यों नहीं क्लियर करेगी? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, समझता है? कल को मेरे अकाउंट में लग गया और मैंने सर को नहीं दिया तो ये सिचुएशन में पैसों के मामले में नो लोचल लफड़ा, ठीक है ना यार। क्या होएगा, सिंपली जिसका पैसा है उसी को पे करो, ठीक है ना यार। तो यहाँ पे 30 के एक्स, 30 के वाई एंड 30 के जेड, ठीक है ना यार। पूरा का पूरा पैसा ना हम एक्स को पे करेंगे, ना वाई को पे करेंगे, ना जेड को पे करेंगे। क्लियर? आओ पढ़े, यहाँ पे देखो, when the person has made a promise to one or more persons jointly, then unless a contrary intention appear from the contract, the right to claim performance rests with the during their joint lives all the joint promises after death of any of them the representatives of such deceased person। अब ये क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पे वही बात कह रहे हैं, मैंने ये वाला केस आपको पहले बता दिया। अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ए को पेमेंट करना है एक्स वाई और जेड को, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्स पहला केस बनता है कि ये इनको करेगा, और कल को मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, एक्स की डेथ हो गई, तो एक्स की डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद भी क्या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास अधिकार नहीं होगा? अधिकार होएगा, और वाई को देगा 30 के और जेड को देगा 30 के। अगर वाई की भी डेथ हो गई तो वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को देगा, एक्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को देगा और जेड को देगा, समझता है? और अगर जेड की भी डेथ हो गई तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को परफॉर्म करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। लेकिन
पूरा का पूरा पैसा इनको इनको और इनको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। क्लियर आप लोगों को ये बात? देखो, आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ देम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज प्रोमिसी जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिसी एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द प्रोमिसी। आई बात समझ में? प्रोमिसीज जॉइंटली, जॉइंटली प्रोमिसीज जॉइंटली, बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं। डिमांडिंग परफॉर्मेंस इज जॉइंट राइट ओनली, क्या लिखा है? समझा? डीएनए में डालो, डीएनए में डालो, क्या कह रहे हैं? जॉइंट राइट ओनली। आई बात समझ में? तो द डिमांड फॉर परफॉर्मेंस हैज टू बी मेड बाई ऑल द जॉइंट प्रोमिसेस कलेक्टिवली, दैट इज जॉइंटली अनलेस अग्रीड अदरवाइज, एंड द राइट टू जॉइंट प्रोमिसी इज दस द ओनली जॉइंट एंड नॉट द सेवरल। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, A in consideration of rupees 50,000 lent to him by B and C jointly to repay them that sum with the interest on a day specified. B मर गया, right to claim performance rests with the B's representative jointly with the C। आई बात समझ में? यही लाइन लिख रखी है, B's representative jointly with the C। क्लियर आप लोगों को ये बात? तो यहाँ पे गेम है, ध्यान से समझना। क्लियर? आ जाओ। तो यहाँ पे इतना अभी सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पहला ही कॉन्सेप्ट उठाया, एंड पहले कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कर सकता है एंड परफॉर्मेंस कौन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये बताया, एंड कैसे कैसे करेंगे हमने आप लोगों को ये बता दिया। नाम मूव करते हैं और बात करते हैं टाइम एंड प्लेस के रिस्पेक्ट में। एंड टाइम एंड प्लेस क्या होएगा? टाइम एंड प्लेस जो होगा कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होएगा। जो टाइम मेंशन होएगा वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, जो प्लेस मेंशन होएगा वो प्लेस पे परफॉर्म करेंगे। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम, अगर प्लेस मेंशन नहीं तो रीजनेबल प्लेस। मैम रीजनेबल टाइम और रीजनेबल प्लेस क्या है? रीजनेबल टाइम और रीजनेबल प्लेस ये हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे कि रीजनेबल टाइम क्या है। जैसे मैं आपको क्लासेस पढ़ा रही हूँ 9 to 1 या 9 to 5, है ना? बट अच्छा, अब कहीं कहीं पे क्लासेस होती है सुबह 5 बजे से ही। जब हम लोग बचपन में, जब छोटे नन्हे बच्चे थे और 12वीं क्लास में हम कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे, तो हमारे जो फैकल्टी, जो टीचर होते थे वो सुबह 4 बजे क्लास पढ़ाते थे। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ाते थे, 8 बजे का कॉलेज होता था, तो 4 से 7 पढ़ते थे। अच्छा, कहीं कहीं पे क्लासेस का टाइमिंग है शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का, कहीं पे टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का। एक दिन मुझे फ़ोन आया एक बच्चे का, अभी कल या परसों की बात है, मुझे फ़ोन आया एक बच्चे का। मैंने कहा कि मैम मुझे सीए करना है। मैंने कहा बेटा कर लो। तो कहा कि मैम टाइमिंग्स क्या होंगी? देखिए मैम मुझे टाइमिंग चाहिए 8 बजे के बाद। हमने कहा हाँ बेटा 8 बजे के बाद है। तो कहा मैम 8 बजे के बाद है, तो 8 बजे से कब तक चलेंगी? तो हमने कहा 8 बजे से लेके 9 बजे से लेके 1 बजे तक की क्लासेस है, कभी कभी मन करेगा तो एक्स्ट्रा क्लास बुला लेंगे आप, है ना? तो उसने कहा अच्छा ठीक, एक्स्ट्रा क्लास कब बुलाओगे? तो हमने कहा कि ठीक है, अगर एक्स्ट्रा क्लास बुलाएंगे तो 5 बजे तक चलेगी आपकी एक्स्ट्रा क्लास। तो उसने कहा मैम 8 बजे से लेके 5 बजे, 9 बजे से लेके 5 बजे तक क्लास चलेंगे? हमने कहा हाँ बेटा। कह रहे मैम पक्का? हमने कहा हाँ बेटा। कह रहे मैम रात में? हमने कहा नालायक, रात पे कहाँ चलेगी यार? तो कह रहे नहीं नहीं मैम मुझे 8 बजे के बाद क्लासेस चाहिए, रात को 8 बजे के बाद। हमने कहा नालायक, रात को 8 बजे के बाद क्लास चाहिए। द रीजन बिहाइंड कि क्यों चाहिए? क्योंकि उस नालायक ने कहीं किसी कॉलेज से बीकॉम कर लिया है और बीकॉम की छुट्टी 5 बजे होगी। बीकॉम वाले पढ़ा रहे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो घर लौटेगा 6 बजे, खाना वाना खाएगा, आधे घंटे रेस्ट वेस्ट करेगा, फिर 8 बजे कोचिंग आए पढ़ने के लिए। हमने कहा देखो भैया हमको माफ कर दो यार, समझता ध्यान से मुंह बंद कर लो। तो ऐसे भी है महान लोग, ऐसे भी महान लोग हैं जो अपना सारा समय खाली बर्बाद कर रहे हैं बीकॉम करके यार, है ना? खैर नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बर्बाद करें, मैंने ये कहा कि ठीक है यार, अगर बीकॉम के साथ कुछ अच्छा भी कर सकते तो कर लो यार, है ना?
प्यारे विद्यार्थियों, लॉ रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। देखो टाइम क्या होएगा, यस कॉन्ट्रैक्ट को करते समय अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन है तो कॉन्ट्रैक्ट को हम उसी टाइम पे परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 9 to 1 हम आपको पढ़ाएंगे तो 9 to 1 पढ़ाएंगे, बात खत्म, ठीक है ना यार। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन है तो फिर अब डिपेंड करता है कि रिजनेबल टाइम जो होएगा उस टाइम पे आपको बुलाएंगे, ठीक है ना यार। एंड प्लेस के रिस्पेक्ट में, प्लेस में भी सेम बात, देखो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म करेंगे, रिजनेबल टाइम पे एंड रिजनेबल प्लेस पे। एंड रिजनेबल टाइम एंड रिजनेबल प्लेस क्या है, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। क्लियर है आपको ये बात? इसमें कुछ खास है नहीं मुझे बताने के लिए। लिखो, देखो लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो केस स्टडी, केस स्टडी आएगा यहां से, ठीक है। चलो rules as to performance of reciprocal promise. Every agreement contains a reciprocal promise. सभी के सभी एग्रीमेंट में होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस। जैसे मैम क्या आप मुझे पढ़ाओगे, हाँ बेटा क्या तुम मुझे मेरी फीस पे करोगे, यस। एक प्रॉमिस तुम्हारा, एक प्रॉमिस मेरा, तो हमारे जो प्रॉमिस हो गई ये क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है ना यार। एक प्रॉमिस तुम्हारा और तुम्हारे प्रॉमिस के लिए मेरा प्रॉमिस। तुम फीस पे कर दोगे, मैं पढ़ा दूंगी, तुमने फीस पे कर दी, मैंने पढ़ा दिया, बात खत्म। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं, देखो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस and such reciprocal promises are to be performed simultaneously। मतलब पहले अब पहले आप फीस पे कर दो, मैं आपको पढ़ा दूंगी, आपने फीस पे कर दी, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बात खत्म हो गई यार, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल है, समोसे वाली दुकान पे जाते हो तो पहले ये होता है समोसे खा लो फिर पेमेंट कर देना, तो आप समोसे खा लो एंड पेमेंट कर देना यार। आई बात समझ में? कुछ जगहों पे होता है पहले पेमेंट कर दो फिर समोसे खा लो, तो पहले पेमेंट कर दो फिर समोसे खा लो, बात खत्म हो गई यार, है ना। तो एवरी एग्रीमेंट कंटेन्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म साइमल्टेनियसली। क्लियर आप लोगों को ये बात? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि अगर आपने हाँ कर दी तो मैंने भी हाँ कर दी। अब इसमें डिपेंड करता है किसको पहले परफॉर्म करना। तो मैंने आपसे कहा कि देखो पहले आप फीस पे करोगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपने फीस पे कर दी, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आई बात समझ में? तो साइमल्टेनियसली, ठीक है। Promiser need not perform his part of the promise unless promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। आई बात समझ में? आप मेरे को पूछते हो कि मैम आपकी फीस कितनी, मैंने बताया बेटा XYZ फीस है, तो आपने मुझसे कहा कि ठीक है मैम हम पढ़ेंगे, मैंने कहा ठीक है, तो बेटा फीस पे करो। नहीं मैम फीस तो नहीं पे करेंगे। पढ़ोगे? हाँ मैम। फीस पे करोगे? नहीं मैम। अब बताओ मैं पढ़ाऊँ बेटा? तुम जो कहोगे वही कर देंगे, पढ़ाओ कि ना पढ़ाओ? ना पढ़ाओ बेटा, हम तो नहीं कहना चाहते थे, ये बच्चा कह रहा है ना पढ़ाओ। जब सामने वाला पार्टी आपको फीस नहीं दे रहा है तो आप मत पढ़ाओ, ठीक है मैं नहीं पढ़ाऊंगी यार, ठीक है ना यार। तो क्या कहते हैं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक मतलब दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ पे हम आपसे कहते हैं कि पहले आप फीस पे कर दो तब आपको पढ़ा दूंगी। तो जब आप फीस पे कर देते हो या फीस पे करने के लिए रेडी हो जाते हो तब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ। क्लियर आप लोगों को ये बात? इफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। देखो अब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में मैंने इसीलिए आपको बताया ना कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है, आप मान लो फॉर एग्जांपल आप समोसे की दुकान पे गए, तो कुछ जगहों पे ऐसा होता है पहले एडवांस में पैसे देते हो फिर समोसा मिलता है, और कुछ जगहों पे पहले समोसा खा लेते हो और फिर पैसे देते हो। तो डिपेंड करता है कि किस दुकान पे क्या सिस्टम है। जैसा सिस्टम होगा आपको उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, आपको वैसे ही परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे सर्विस सेक्टर में पहले पेमेंट लोगे या पहले सर्विस दोगे? अबे पहले पेमेंट लोगे। क्लाइंट ने फीस नहीं दी तो क्या करोगे बताओ? हाँ बताओ मुझे, सर्विस सेक्टर में पहले आप फीस लोगे ना, कि क्लाइंट्स के आपने क्या किया, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के बैलेंस शीट बना के आपने उसको दे दिया, सर ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये आपके बैलेंस शीट, ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट, हमने सब कर दिया, अब आप हमारे नाम का चेक काट दीजिए। अच्छा ठीक है परसों आइए काटते हैं आपके नाम का चेक। हफ्ते भर बाद आइए, जरा बिजी हैं, 2 हफ्ते बाद आइए जरा। समझ में आई बात? समझ में आप लोगों को? सर्विस एक बार अगर मिल गई, होती ना सूखे होठों पे होती है मीठी बातें, तो जब उसको बैलेंस शीट चाहिए तो प्यार से बात करेगा, मतलब निकल गया, पहचानते ही नहीं है, कुन्नस निकल जाएंगे यार। आई बात समझ में यार? तो यहाँ पे होता क्या, एक बार बस जब तक काम नहीं बन रहा है तब तक मोहब्बत से बात, और तुमने सर्विसेज दे दी, रिपोर्ट दे दी, बैलेंस शीट दे दी, हमारा काम हो गया, तो तुम्हारा फोन ही नहीं उठाएगा तुम्हारा क्लाइंट, समझता ध्यान से?
तो सभी सेक्टर में पहले पैसे फीस जमा करवा दीजिए, हमारे खाते में डलवा दीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भिजवा देते हैं। आई बात समझ में? सर्विस सेक्टर में ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्टिकुलर मोड, जैसे फॉर एग्जांपल मधुरिमा में आप जाते हो, पहले पेमेंट करते हो, पहले समोसे खाते हो? पहले पेमेंट करते हो तब समोसा मिलता है, समझता ध्यान से? तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कुछ ऐसे है, तो पहले आप पेमेंट करोगे तभी समोसा मिलेगा। शर्मा के वहाँ जाते हो, पहले समोसा या पहले पेमेंट? पहले समोसा खा लेते हो फिर पेमेंट करते हो, डिपेंड करता है कि किस पे कहाँ पे क्या परफॉर्मेंस का ऑर्डर है। क्लियर? देखो, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, promises shall be performed only in the order mentioned and not otherwise। आई बात समझ में यार? तो हर जगह के अपने अलग नियम और कानून होते हैं, तो नियम और कानून जैसे होंगे हमें उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस देनी है। क्लियर आप लोगों को ये बात? बोलो हाँ। इफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं तो देखो कॉन्ट्रैक्ट को नेचुरली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को नेचुरली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे इन सर्विस सेक्टर एडवांस चलता है, पहले आप एडवांस में पेमेंट करोगे तभी हम काम करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है, नेचुरली ही हम कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे ऐसे परफॉर्म करते हैं, तो वैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मेंशन है तो कॉन्ट्रैक्ट में हम देखेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को नेचुरली कैसे परफॉर्म किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट को जैसे नेचुरली परफॉर्म किया जाएगा हम वैसे ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। Promises shall be performed in such order which the nature of transaction requires। आई कहानी समझ में यार? यहाँ देखो, कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग द परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है और एक पार्टी दूसरी पार्टी को रोक रही है परफॉर्मेंस देने से। मतलब मैम, मतलब एक एग्जांपल सुनाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी सुनाएंगे, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ना एक डाइनिंग टेबल बनवानी है मुझे मेरे घर के लिए, तो मैंने एक कारपेंटर भैया को पकड़ा, और एनसीसी बेटा देखो इधर, मैंने एक कारपेंटर भैया को पकड़ा और मैंने कारपेंटर भैया से कहा, कारपेंटर भैया हमारे घर में एक सुंदर सा डाइनिंग टेबल बना दो चल के। उन्होंने कहा ठीक है मैम, हम आपका डाइनिंग टेबल बना देंगे। मैंने कहा आप मेरे घर आइए, घर पे ही आप बनाइएगा उसको, और हम आपको लकड़ी प्रोवाइड करेंगे, हमें शीशम की लकड़ी का ही चाहिए और हम किसी और लकड़ी का नहीं बनवाएंगे। तो कहा मैम शीशम की लकड़ी कहाँ से मिलेगी? मैंने कहा वो लकड़ी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, आप आइए। तो कहा मैम पक्का मैं आ जाऊँ? मैंने कहा हाँ हाँ आ जाओ। अच्छा मैं आ गई, उसके पास तुरंत एक काम आया, किसी और का कॉन्ट्रैक्ट आया, उसने मना कर दिया, कहा कि सॉरी मेरा टाइम बिक चुका है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है मैम का, तो हम फिलहाल तो अभी हफ्ते भर तो हम बिजी है। अगले दिन वो मॉर्निंग में मेरे घर आया और मैं तो भूल ही गई लकड़ी मंगवाना, यार कारपेंटर भैया आ गए तो बहुत चिल्लाएंगे। मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, खोला ही नहीं, नॉक कर रहे मैंने खोला ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, यस और नो कुछ नहीं बोला। आधे घंटे 20 मिनट उन्होंने खट 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 खट, नहीं मैंने खोला, निकल गए। कहा चलो कल आएंगे, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। अगले दिन आए, ओह मैं फिर से भूल गई यार, मैंने फिर दरवाजा नहीं खोला यार। अच्छा कारपेंटर भैया की जो परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंडेंट है? मेरी परफॉर्मेंस पे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको लकड़ी प्रोवाइड करूँ, उनको प्रॉपर स्पेस दूँ, एटमॉस्फेयर दूँ, तभी तो वो डाइनिंग टेबल बनाएंगे। अच्छा मैंने उनको कहा है कि मैं मेरा डाइनिंग टेबल बनाइए, इसलिए वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे हैं। और फिर उसके बाद तीसरे दिन मैंने इरादा ही चेंज कर दिया, मैंने कहा हटाओ फालतू में बनवाऊंगी, इससे अच्छा है कि यार ले ही आती हूँ किसी अच्छी कंपनी का, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए, इतने खूबसूरत खूबसूरत डाइनिंग टेबल बनाते वो। तो मैंने कहा ठीक है नहीं बनवाऊंगी छोड़ो, और मैंने कारपेंटर भैया को बताया भी नहीं। एंड कारपेंटर भैया इसमें है कि मेरे को डाइनिंग टेबल बनाना है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। फिर चौथे दिन वो आए, मैंने उनसे कहा देखो कारपेंटर भैया हमें नहीं बनानी है डाइनिंग टेबल, आप जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाऊँ मैं, ये कौन सी बात होती है मैडम, आपने पहले कहा कि आपको डाइनिंग टेबल बनवाना है, मैं रोज आ रहा हूँ आपके घर, लेकिन आप मुझे दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो, ऊपर से मुझे लकड़ी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, और आप चौथे दिन कह रहे हो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है यार, डाइनिंग नहीं बनवानी है यार, ऐसे थोड़े नहीं होता है। आप बताओ क्या करें यार? क्या कारपेंटर भैया गुस्सा हो गए? कि कारपेंटर भैया को पैसे चाहिए, कॉम्पेंसेशन चाहिए? किस बात का कॉम्पेंसेशन चाहिए? टाइम वेस्ट हो गया। अगर कारपेंटर भैया, मैं नहीं कहती, तो कारपेंटर भैया किसी और का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते और वो पैसे कमा लेते, टाइम भी गया पैसे भी गए, है ना।
तो नुकसान तो हुआ ना उनका। तो ये केस में मैंने कारपेंटर भैया को परफॉर्मेंस से प्रिवेंट किया है, रोका है, तो ये केस में ऑफ कोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द कारपेंटर भैया। तो ये केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द कारपेंटर भैया। क्लियर आप लोगों को। और यहाँ पे कारपेंटर भैया के पास राइट है कि वो मुझसे कॉम्पेंसेशन भी रिकवर कर सकते हैं कि मैम अगर इन 4 दिनों में मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता तो अराउंड मैं इतना पैसा कमा लेता, आपकी वजह से मैंने कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया जिसकी वजह से मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, तो आप मुझे कॉम्पेंसेट करो। तो क्या मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा? यस। देखो contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise. Contract becomes voidable at the option of the party so prevented. And क्या लिखा? Contract becomes voidable at the option of the party so prevented and such prevented party is entitled to compensation from the party preventing, जो पार्टी उसको रोक रही है काम करने से, for any loss sustained by him as a result of non-performance of the contract. क्लियर आप लोगों को ये बात? नाम मूव करते हैं, आगे आते हैं. Contract contains reciprocal promises and one of them cannot be performed or its performance cannot be claimed till the other promise is performed. मतलब ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक पार्टी की परफॉर्मेंस किसी दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है, और मान लो ऐसे देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए 2 पार्टीज हैं, एक तो एक्स भी परफॉर्म कर रहा है और वाई भी परफॉर्म कर रहा है। तो वाई की जो परफॉर्मेंस है ये डिपेंडेंट है एक्स की परफॉर्मेंस पे, वाई की जो परफॉर्मेंस है ये डिपेंडेंट है एक्स की परफॉर्मेंस पे। जब तक कॉन्ट्रैक्ट में एक्स परफॉर्म नहीं करेगा वाई अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं सकता। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक घर बनवा रही हूँ, तो मैंने वो घर को ना वो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया और वो बना रहा है। तो उसमें है क्या, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह बन गया है, प्लास्टर वगैरह हो गया है, और अब उसमें क्या है वो टाइल्स वगैरह लगनी है। तो अब टाइल्स लगेंगी एंड देन फिर पेंटिंग डेंटिंग का काम होएगा यार। तो पेंटिंग का काम सबसे लास्ट में होता है, यानी पेंटिंग का काम डिपेंडेंट है जो वहाँ पे जो मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे, कि जितना जल्दी वो काम खत्म कर देंगे उतना जल्दी पेंटर भैया भी अपना काम खत्म कर देंगे। जब तक वो टाइल्स नहीं लगा देंगे और वो प्लास्टर अच्छे से नहीं कर देंगे तब तक पेंटर भैया अपना काम नहीं कर सकते ना। अब वो लोग की लड़ाई हो गई, वही साइड पे थे, लड़ लिया आपस में। अब उसके बाद कह रहे हैं अच्छा, अब मिस्त्री कह रहा है अच्छा तो ये पेंटर ऐसे कर रहा है, अभी तो इसको बताता हूँ, इतना काम में डिले करूँगा, इतना डिले करूँगा कि परेशान हो जाएगा, हफ्ते भर खाली यहाँ बैठेगा, उसको कोई काम भी नहीं करने को मिलेगा। यानी वो ये कह रहे हैं हम अपना काम डिले कर देंगे। अच्छा वो अपना काम डिले करेंगे तो पेंटर का भी तो काम डिले होएगा, और पेंटर कोई और काम नहीं ले पाएगा क्योंकि उसने मेरा काम अभी खत्म नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ये है पेंटर यानी वाई, और वाई की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है किस पे, एक्स पे, और एक्स जानबूझ के डिले कर रहा है ताकि वाई को नुकसान पहुंचा सके। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में वाई के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा? या पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट किससे, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होएगा। लेकिन अब यहाँ पे वाई तो एग्रीव्ड हो गया ना, तो वाई कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है किससे, मुझसे या एक्स से? मुझसे या अबे हमारी क्या गलती, अजीब बात कर रहे हो यार तुम, हमारी क्या गलती है? कह रहे हमसे, हमारी क्या गलती है यार? किसकी गलती है? एक्स की गलती है ना। ये दोनों आपस में लड़ लिए यार, मैंने क्या, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है भैया, हमको हमारा काम करो जाओ, हमें थोड़ा ना तुम्हें रोकना है। लेकिन वाई का काम डिपेंडेंट है एक्स पे, और वाई ने एक्स ने काम पे डिले कर दिया ताकि वाई परफॉर्म ना कर पाए। समझता है? हाँ हाँ, अबे हम यहाँ बैठे हैं, हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि देखो ये घर पेंट होना है और ये घर में टाइल्स लगनी है, इसका रेनोवेशन होना है, चल रहा है वहाँ पे। वो दोनों साइड पे हैं, जितना काम खत्म होता जा रहा है, जैसे ग्राउंड फ्लोर खत्म हो गया तो उन्होंने पेंट वेंट करके खाली खत्म कर दिया, फर्स्ट फ्लोर भी हो गया वो भी खत्म कर, सेकंड फ्लोर पे काम चल रहा था और वहीं लड़ाई हो गई। और ये रियल केस है और रियलिटी में लड़ाई हो गई दोनों की। अब लड़ाई हो गई, अब उसमें मिस्त्री जानबूझ के क्या कर रहा है, वो पेंटर को परेशान कर रहा है। अब पेंटर को भी हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि हमारा काम खत्म करके जाओ, तो वो कोई और काम नहीं ले रहा है क्योंकि मैडम का काम खत्म करना है। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो जो पर्सन है उनकी बहस हो गई, तो कह रहे हैं अच्छा अब टाइल्स में डिले करेंगे, जितना एक दिन में लगता है ना उतना 2 दिन में लगाएंगे।
इनका अब देखो पर डे का एक हर आदमी का क्या बनता है, एक रेम्यूनरेशन बनता है। अच्छा मैं तो उनको स्क्वायर फीट के हिसाब से देगी यार, तुम जितना काम करोगे हम उसके हिसाब से तुमको पेमेंट करेंगे, तो हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, तुम काम करो हम तुम्हें पेमेंट करने के लिए रेडी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपस में लड़ लिए दोनों लोग साइड पे, तो वो क्या कर रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस को रोक रहा है, समझता है। मैं कहाँ से आ गई बुद्धू लाल? हाँ हमारे ऊपर कहाँ डिपेंडेंट है यार, अजीब बात कर रहे हो। हम समझ नहीं पाए यार, जाने दो बेटा, फिर कभी डिस्कस करेंगे, जब तुम अपना घर बनवाओगे तो हमारे पास आना, हम बता देंगे, ठीक है। promiser who is at fault, promiser who is at fault cannot claim performance of the reciprocal promise. Such defaulting promiser shall compensate the other party to the contract for any loss suffered by him as a result of non-performance. आई बात समझ में? Contract contains reciprocal promises and certain promises therein are legal and certain are illegal. एक कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रॉमिस है, कुछ इलीगल है और कुछ लीगल है। तो यार याद करो, संडे वाले दिन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, संडे को क्लास हुई थी, तो संडे वाले दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर लीगल को इलीगल से अलग कर सकते हैं तो लीगल वाला वैलिड रहेगा, इलीगल वाला वो इलीगल ही रहेगा। बट अगर इलीगल के साथ लीगल है और दोनों को अलग नहीं कर सकते तो पूरा जो इलीगल वो तो इलीगल रहेगा, जो लीगल है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को ये बात? देखो क्या मैंने यही वाला एग्जाम्पल लिया था क्या आप लोगों के लिए, ये हाउस वाला एग्जाम्पल लिया था, सेम टू सेम, ठीक है ना यार। तो सेम टू सेम एग्जाम्पल लिया था एंड ये एग्जाम्पल यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें एक और एक वीड वाला एग्जाम्पल लिया था ना, पैकेट ए एंड पैकेट बी वाला। पैकेट एंड पैकेट बी में बाइफिकेशन नहीं था एंड यहाँ पे बाइफिकेशन है। तो बाइफिकेशन अगर है, अगर लीगल को इलीगल से अलग कर सकते हैं तो लीगल पार्ट लीगल रहेगा, इलीगल इलीगल रहेगा। बट अगर इलीगल के साथ लीगल है और लीगल को अलग नहीं कर सकते तो लीगल पार्ट भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को ये बात? तो यहाँ पे ये कहानी हो गई हमारी खत्म। नाउ अगला कॉन्सेप्ट है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम, देखो एक होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम मेंशन है हम उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी टाइम पे परफॉर्म करेंगे, वो अलग चीज है। और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हमें समझ नहीं आता तुम पन्ने कहाँ पलट रही हो हरनूर, हम पढ़ा यहाँ रहे, पन्ने देखे जा रहे हैं इधर उधर, इसीलिए हमने अपनी किताबों में चित्र नहीं दिए, हमने खाली अपनी किताब में सिर्फ ऊपर चित्र दिया है कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को मन कर रहा है तो आप ऊपर रोज सुबह उठते है ना मेरी फोटो देख सकते हो, ठीक है। अंदर इसलिए नहीं दिया बेटा, तुम लोग चित्र ही देखते रह जाओगे यार। विश्वजीत भी तब से ना किताब ऐसे ऐसे करके देख रहा था, क्या है यार नालायक, अभी तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा ना। और ये हरनूर भी यार किताब देख रही है, कितने पेजेस बच्चे हैं, नालायक। सिर्फ ये देखने वाली चीज है, सुंदर सुंदर। हाँ आ जाओ, ए चलो, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा। वो व्हाट्सएप पे मेरी डीपी लगी है ना, ठीक है आ जाओ। देखो ध्यान से, टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल है, यानी कि प्रॉमिस ने डिमांड किया है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को इस पर्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म करो, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही परफॉर्म करेंगे। और अगर वो टाइम पीरियड पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है ना यार। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अगर टाइमली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। क्लियर है आप लोगों को ये बात? लेकिन इसमें बहुत गेम है यार, लेकिन इसमें गेम है तो मैं इसको अभी अगले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसमें करीबन करीबन काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज की सेवाएं हमारी यहीं तक के लिए, इंपॉर्टेंट भी है और इसमें काफ़ी गेम है, तो मैं इसको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय।